हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। सो ये हमारी MPGS की सीरीज़ का एक और लेक्चर है। आई थिंक इस लेक्चर में बात करेंगे एजुकेशन इन मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में। तो किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स या जो मानव संसाधन है, तो उन मानव संसाधन के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर आपको अदा करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के केस में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के केस में जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश, मैंने आपको जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ाया था, तो आज़ादी के पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जो है मध्य प्रदेश दो टुकड़ों में डिवाइडेड था। एक जो था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, CPN बरार, जो अंग्रेजों के अधीन, डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन था, और एक कैटेगरी के अंदर बाद में उसको शामिल किया गया। फिर उसके अलावा आपका ग्वालियर है या इंदौर है, धार, देवास, ये कई सारे प्रिंसिपली स्टेट थे। तो यहाँ पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। तो 1947 तक बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था, जितना ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर या ब्रिटिश प्रांतों में हो रहा था, उतना रियासती राज्यों के अंदर शिक्षा का विकास नहीं हुआ। तो प्रदेश में जो भी शिक्षा का विकास हुआ वो 1947 के 1947 के बाद हुआ। अब इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस की जो चीज़ें हैं, हम मेंस के अलग से टॉपिक मध्य प्रदेश में शिक्षा और सब कुछ चीज़ें हैं, तो काफ़ी डिटेल टॉपिक्स मेंस के अंदर भी हैं। तो वो एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अलावा आपका जो जेल प्रहरी या पटवारी या व्यापम का कोई भी एग्जाम है, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा के। तो किसी भी देश में या कहीं पर भी दो तरह की शिक्षा के स्तर होते हैं। एक होता है स्कूल एजुकेशन और दूसरा होता है आपका कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, और दूसरा होता है स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल एजुकेशन एज यू नो कि 12th तक यहाँ पर आपको होगा, और सॉरी कॉलेज एजुकेशन जो है फिर आपके बाद जो भी आपका डिग्री आपको लेना है, BA BCom B, जो भी आपको हायर एजुकेशन करना है वो हायर एजुकेशन है ना। 2011 का सेंसस बोलता है कि मध्य प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है वो 70.6% है, और जिसमें मेल लिटरेसी है 80.5%, जबकि आपकी जो फीमेल लिटरेसी है वो है आपका 60%। टोटल मध्य प्रदेश के अंदर आप देखोगे 4,38,00,000 लोग जो हैं वो आपके शिक्षित हैं, जिसके अंदर से 1,79,00,000 वुमेन्स हैं, और उसके अलावा तकरीबन 2,58,00,000 जो है आपके मेल है। तो ये मध्य प्रदेश में टोटल आपके जनसंख्या के कुछ फिगर्स है। कई बार आपको आंसर राइटिंग में या वैसे भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसको उच्च शिक्षा विभाग बोला जाता है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब उसी के अंतर्गत वहाँ पर आपको आती है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मध्य प्रदेश में है, तो उनके जो हेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चांसलर, तो गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वो उसके चांसलर होंगे, और जो गवर्नर है वही बाकी आपके जो वाइस चांसलर हैं, उन वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट वहाँ पे, या जो उप कुलपति होते हैं उनका अपॉइंटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। तो राज्य सरकार की अनुशंसा पे गवर्नर जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो उनके अधिकारी हैं, उनके जो वाइस चांसलर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अब कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका एक लिस्ट मैंने आपको दिया है। तो 2018-19 का जो गवर्नमेंट का लास्ट डेटा आया था, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 609 आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे तकरीबन 1,21,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, MCA वगैरह वगैरह करके अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो ये आपके 609 जो डेटा है वो सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट या तकनीकी संस्थानों का यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये डेटा तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग संस्थान आपके बने हुए हैं। तो दो तरह की चीज़ें होती है। एक होता है जहाँ पर आप प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, जैसे आपका BEA MBA है, जो मैंने अभी लिस्ट बताई, तो BE MCA MBA वगैरह, डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा, ये इनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बोला जाता है। उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिर्फ आपको फॉर्मल एजुकेशन देती है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब BA BCom BSc या BA फाइन आर्ट या इस प्रकार की एजुकेशन देती है, उसको फॉर्मल यूनिवर्सिटी या फिर आपके एक आधारभूत विश्वविद्यालय यहाँ पर आपको बोला जाता है। तो ये जो आधारभूत विश्वविद्यालय हैं वो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो है आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में। 1970 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसको पहले भोपाल यूनिवर्सिटी बोला जाता था, और 1988 में इसका नाम चेंज करके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी वहाँ पे किया गया। तो जो बरकतुल्ला थे वो वन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में जाके भारत की जो सरकार है, एक निर्वासित सरकार या एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भारत के लिए इस्टेब्लिश की विद द हेल्प ऑफ राजा महेंद्र सिंह और उनके साथ में मिलके।
तो वो उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से भारत के प्रोविजनल जो प्रधानमंत्री थे उनके नाम से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। उसके जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसको जो जीवाजी राव सिंधिया थे, ग्वालियर के जो राजा हुआ करते थे, उनके नाम से इसकी स्थापना की गई। तीसरी यूनिवर्सिटी बनती है DAVV इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और पहले इसको इंदौर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, इसको बाद में नाम चेंज करके आपका DAVV यहाँ पर आपका किया गया। ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में जिसको NAC सर्टिफिकेशन, जो NAC A+ का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिला है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश में NAC A+ वहाँ पे नहीं मिला। तो पिछले साल भी इसको NAC A+ मिला था और इस साल भी NAC A+ यहाँ पे मिला है। एक इंस्टीट्यूट ऐसा और है जिसको NAC A++ मिला है, उसके बारे में आगे बताऊँगा। उसके बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, 56 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर अवधेश सिंह प्रताप यूनिवर्सिटी है, 68 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। और विंध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आपके 1948 में, तो उनके नाम से इज वन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर इन दैट एरिया। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1957 के अंदर हुआ। छत्रसाल बुंदेला यूनिवर्सिटी 2015 में। अब ये जो एरियाज़ हैं, ये पर्टिकुलर एरियाज़ को संभालता है। जैसे भोपाल है तो ये लगभग पूरे भोपाल जो संभाग है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये ग्वालियर संभाग में, DAVV जो है इंदौर संभाग में, दुर्गावती जो है वो जबलपुर और सागर संभाग में, ऐसे इनके एरियाज़ बटे हुए हैं। उसके बाद पंडित शंभुनाथ दयाल यूनिवर्सिटी है शहडोल में 2018 में। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सिटीज़ है जो सब एरिया में फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो 8 संभाग हैं और 10 संभाग है सॉरी, और 10 संभाग को मिला के 8 यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरी शिक्षा का जो आदान प्रदान है वहाँ पे करी, जहाँ पे BA BCom और बेसिक कोर्सेज वहाँ पर आपके कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आपसे एक बार देख लीजिएगा, आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद पहला जो इंस्टीट्यूशन है, ये तो बात हुई प्रोफेशनल आपके जो इंस्टीट्यूशन थे, आपके जो जनरल इंस्टीट्यूट थे। उसके बाद कई सारे और भी इंस्टीट्यूट और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, हिंदी विश्वविद्यालय। अब ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय आपके 2011 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया और इसका मेन जो पर्पज़ था प्रदेश में जो हिंदी का प्रमोशन करना या हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, उसके लिए इसकी स्थापना वहाँ पर की गई भोपाल के अंदर पंडित वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। और वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और काफ़ी जाने माने हिंदी के आपके कवि भी रहे हैं, ठीक है। अब इनके नाम से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए। उसके अंदर और भी कई सारे हिंदी के अंदर इंजीनियरिंग, हिंदी के अंदर आपका मेडिकल एजुकेशन, वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। खैर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हिंदी के प्रमोशन के लिए उसमें लिटरेचर्स और कई सारे जो हिंदी के कवि हैं उनके ऊपर रिसर्च वर्क वगैरह करने में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी हुई। तो 2011 में स्थापना हुई। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है, दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के अंदर वहाँ पे आपको काम करती है। मैंने पहले बता दिया फॉर्मल यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब हम कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जो संगीत के कॉलेज को मान्यता देती है, संस्कृत के कॉलेज को मान्यता देती है, वेटरनिटी को देती है, एग्रीकल्चर को देती है। तो ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ बनी जो स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर काम करती है। जैसे RGPV है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो इंजीनियरिंग या जो टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको काम करेगी। या ये जो माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ पत्रकारिता के जो कॉलेज होंगे जो बैचलर इन आपका मास जर्नलिज्म में करते हैं, तो उन कॉलेजेस को मान्यता प्रदान करेगी। इनको DAVV या APS से मान्यता वहाँ पर लेने की जरूरत वहाँ पर आपको नहीं है। खैर, ये जो यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश के एक जाने माने कवि थे, उनके नाम से ही विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश किया गया। और ये देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जो मास कम्युनिकेशन या जो आपके जो पत्रकारिता की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को यहाँ पर आपको प्रमोट करता है, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए अलग से कानून बना 1992 में, 1992 में कानून बना और 93 के अंदर ये अस्तित्व में यहाँ पर आपको आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जर्नलिज्म है उससे संबंधित कॉलेज को मान्यता पूरे भारत मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर आपको दी जाती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो राज्य सरकार के किसी न किसी कानून के द्वारा, शिक्षा के उसके द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। और आपको पता ही है कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है, जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, दोनों उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो यूनिवर्सिटी है इट्स कॉल्ड द RGPV या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब ये वैसे तो ये इंस्टीट्यूट जो है 1958 में एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था और उस समय भी
आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की शिक्षा है, वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता था। लेकिन 1998 में 1998 में इसको स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया गया, राज्य यूनिवर्सिटी बनाया गया, और राज्य यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसने जो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो BE है, MBA है, या MCA है, BCA है, या B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, जितनी भी फील्ड्स है टेक्निकल फील्ड, उनके अंदर डिग्री प्रदान करता है। तो जितने भी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट थे उनके लिए एक तरीके से ये एक यूनिवर्सिटी बन गई। इसके पहले जो इंडिविजुअल जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे पहले फॉर एग्जांपल कि मेरे चाचा ने जब इंजीनियरिंग किया था तो उनके पास आपका जो इंदौर यूनिवर्सिटी है उसका डिग्री था। इट्स द टाइम ऑफ 1970s के आसपास, 70-75 के आसपास, तब वो उनको डिग्री मिला। फिर बाद में कुछ लोगों को DAVV का डिग्री मिलता था 1998 के पहले, तो DAVV, विक्रम, जहाँ से भी इंजीनियरिंग करते थे उसका डिग्री मिलता था। 98 के बाद क्या हुआ कि आपको सिर्फ RGPV की डिग्री मिलेगी, और ये जितने भी कॉलेजेस हैं वो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे यहाँ पर आपके मान्यता प्राप्त यहाँ पर आपको होते थे। ठीक है, तो RGPV जो है वो एक तरीके से उसका खुद का एक कॉलेज भी है, और उसके अलावा ये एजुकेशन भी यहाँ पे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड अप्लाइड साइंस के अंदर यहाँ पे शिक्षा प्रदान यहाँ पे करता है। ठीक है, ये बात हुई आपके RGPV की। और ये भी आपका जो NAC है उसके अंतर्गत A ग्रेड का यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। अगला कॉलेज है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपके रानी लक्ष्मीबाई, आपका जो फिजिकल एजुकेशन होती है या आपकी जो शारीरिक शिक्षा होती है उसके संबंधित एक यहाँ पर आपका संस्थान है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, वैसे तो ये नॉर्मल आपका एक 1957 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, और 1957 इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि 1857 के 100 साल हो चुके थे, और उसमें रानी जो आपकी लक्ष्मीबाई थी उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए ये एजुकेशन यहाँ पर इंस्टीट्यूट वहाँ पर आपको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब ये जो कॉलेज है इसको फिर बाद में 1973 के अंदर इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यहाँ पे घोषित किया गया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पर आपको डिक्लेयर किया गया। 2000 के अंदर इसको पूरी तरीके से जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर के अंदर लेके एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे घोषित कर दिया गया। तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक स्टेट की होती है, राज्य की होती है, और एक दूसरा जो होता है वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी होती है। तो इसको सेंट्रल का यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया, एंड इट बिकेम द लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCEP। ये जो इंस्टीट्यूट है इसको NAC के अंदर A++ का जो सर्टिफिकेशन है, A++ की रेटिंग यहाँ पे मिली है। इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है मध्य प्रदेश में जिसको A++ मिला है। तो पूरे देश में गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशली आपके जो IITs वगैरह कुछ हैं, कुछ आपके IIMs हैं जिनको A++ मिला है। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट जिसको A++ की रेटिंग जो है वो रेटिंग यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, उसका ट्रेनिंग या उसका जो डिग्री है वो उसका डिग्री यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट जो मध्य प्रदेश में है। अगली यूनिवर्सिटी है ना, वो राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी है। ये मध्य प्रदेश की खुद की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको जो म्यूजिक और कला, संगीत और कला जो है इसके क्षेत्र में जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को एफिलिएशन और डी एफिलिएशन, उनको मान्यता देना, मान्यता वापस लेना, उनके रिजल्ट वगैरह जो स्टूडेंट के वो डिक्लेयर करना, ये पूरा काम इसके द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर है? ये आपके ग्वालियर में लोकेटेड है। और उसके बाद इसको 2008 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है मध्य प्रदेश सरकार ने कानून के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। अब जो मानसिंह जो थे, जो आपके ग्वालियर के राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने आपकी जो शिक्षा, आपके जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें काफ़ी उन्होंने काम किया। ये खुद एक जाने माने आपके म्यूजिशियंस हुआ करते थे या कला में काफ़ी कला प्रेमी हुआ करते थे। तो उनके नाम से ये इंस्टीट्यूशन अभी यहाँ पर उन्होंने मानसिंह तोमर के नाम से इस्टेब्लिश किया। अभी के समय पर यहाँ पर आपके 112 जो कॉलेजेस हैं इससे एफिलेटेड हैं। यहाँ पर म्यूज़िक, डांस, फ्रांस, आपके फाइन आर्ट और ड्रामा, थिएटर, इन सब के अंदर जो डिग्रियाँ हैं वो डिग्रियाँ यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। अगला जो इंस्टीट्यूट है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो IIITM, IIITM है ना, IIITM। ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1997 में ग्वालियर के अंदर। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ये अभी के हिसाब से आप बोलोगे तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंतर्गत इसकी यहाँ पर आपकी स्थापना की गई। इसका जो मकसद है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका जो मैनेजमेंट है उनके कॉम्बिनेशन से वहाँ पे लोगों को पढ़ाना, IT और मैनेजमेंट। तो IT मैनेजमेंट एक तरीके से लोगों को सिखाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से डेटा मैनेजमेंट और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह हैं वहाँ पे किस प्रकार की मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब डिग्रियाँ इसके अंदर यहाँ पर आपको
प्रोवाइड किया, वो सब टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, तो ये जो संस्थान है ये पूरे भारत में भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा, तो ये 4 जगह पे आपका ये इंस्टीट्यूट वहाँ पे एस्टेब्लिश है। और 5वां जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे ग्वालियर में, तो ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा, तो ये 5 जगह पे, हाँ 5 जगह पे पूरे भारत में एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। और ये बेसिकली जो टूरिज़्म है वो टूरिज़्म के क्षेत्र में डिग्री प्रदान करता है, या जो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो भी विकास है, जो भी चीज़ें हैं, तो नई नई चीज़ें वहाँ पर लोगों को सिखाता है, और डिग्रीज़ वगैरह जो है उससे संबंधित यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और ये ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज़्म है या आपका जो उसको बोलते हैं हम, जो पर्यटन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आता है। 1983 में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया था। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपके जो टूरिज्म है उसके अंदर डिग्री यहाँ पे प्रदान करता है। अगला जो इंस्टीट्यूट है इट्स कॉल्ड द RJIT, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्वालियर के पास में एक जगह है टेकनपुर, वहाँ पर लोकेटेड है। टेकनपुर एक छावनी है, आपका आर्मी का वहाँ पे बेस है, या एयरफोर्स का भी उसके पास में वहाँ पर आपको बेस है, महाराजपुर वगैरह। तो वहाँ पर जो भी BSF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो यहाँ पर रुस्तम जी का एक बड़ा रोल हुआ करता था। उन्होंने उस समय पे, रुस्तम जी जो थे, उन्होंने पूरा जो भी पूरा BSF है उसके इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा रोल अदा किया। और उसके बाद BSF की एक छावनी वहाँ पे बनाई गई, इंदौर में भी एक छावनी वहाँ पर है। तो उनके जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो कैडेट्स होते हैं आपके BSF के या कई सारे जवान वगैरह होते हैं, उनको वहाँ पर बेसिकली ज़रूरत पड़ती है आपके टेक्निकल एजुकेशन की, या उनको आगे जाके डिग्री वगैरह लेना है, तो वो डिग्री वगैरह जो है इनके द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं BSF के अलावा, आपके CISF है, CRPF है, तो इन सब के जो कैडेट्स हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको डिग्री RJIT के अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ BSF जो पर्सनल्स हैं या जो आपके पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे टेकनपुर के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चलिए अगला जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, निहसा जिसको कहा जाता है। और ये एक तरीके से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब 2014 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 8 अगस्त 2014 को। और स्पेसिफिक अभी यहाँ पर हमको जाएं तो इसका काम होता है जो भी एनिमल्स रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जानवरों से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों के ऊपर वैक्सीन्स वगैरह डेवलप करना, उनसे रिलेटेड जो भी आपके जो वायरसेस वगैरह हैं या जो दूसरी बीमारियाँ आपके जानवरों को होती है, तो उनसे रिलेटेड जो भी वैक्सीन्स हैं या भी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो डेवलप करना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज उसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो संस्थान है ये आपके भोपाल के अंदर लोकेटेड है। भोपाल के अंदर द प्लेस इज कॉल्ड कोलार डैम, ऐसा कुछ जगह का नाम है, वहाँ पर आपका लोकेटेड है। अब ये इसने 2-3 चीज़ें की हैं। सबसे स्पेशली उसने जो बर्ड फ्लू का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन था उसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने वहाँ पर अपना रोल अदा किया। ओके, उसके बाद अभी जो कोरोना है, तो कोरोना के टीके के लिए भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट जो टीकाकरण के अंदर वैक्सीनेशन बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा बाकी जो एनिमल हेल्थ के ऊपर रिसर्च है वो रिसर्च यहाँ पे करता है। अगला जो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 18 जुलाई 1946 को। अब ऐसी बात है ब्रिटिशर्स के टाइम पर सागर में, अब सागर जो था उस समय पे डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर आता था। तो जैसे आपने ये इंस्टीट्यूट हो गया और आगे भी हम कई सारे देखेंगे, तो उस समय पे काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पर आपका हुआ शिक्षा का, जिसमें से एक ये इंस्टीट्यूट था। जबलपुर का भी एक कॉलेज हम देखेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और इसको मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी वहाँ पर आपको माना जाता है कि पहला यूनिवर्सिटी था, 46 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1983 के अंदर इसका नाम, मतलब जो पहले तो नोबल सागर यूनिवर्सिटी था, बाद में नाम चेंज करके 83 में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया फ्रॉम द सागर विश्वविद्यालय से, तो नाम उसका चेंज कर दिया गया। ओके, उसके बाद इसको क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने इसको नेशनल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है वो घोषित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया तो राज्य यूनिवर्सिटी रहा नहीं, इसलिए PSC में एक बार क्वेश्चन भी आया था, तो बच्चों ने बड़ा क्लेम किया था कि ये पहला नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि ये अब नेशनल हो चुका है। अब नेशनल हो गया, ना हुआ, लेकिन था तो मध्य प्रदेश का पहला ही, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसको 1997 में इसको राष्ट्रीय महत्व का या फिर आपका जो नेशनल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। कोई भी यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी आपने डिक्लेयर कर दिया, आफ्टर दैट वो जो यूनिवर्सिटी है वो केंद्र सरकार के उसके अधीन या उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चलेगी।
ओके, अगली यूनिवर्सिटी है, इस नेम इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी ये राष्ट्रीय आपका जनजातीय विश्वविद्यालय, तो ये अमरकंटक अनूपपुर के अंदर लोकेटेड है। एंड ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेशली आपके जो ट्राइबल रिसर्च है या जनजातीय जो विभाग है उसके वो लेके वहाँ पे काम करती है, ट्राइबल रिसर्च को लेके, क्योंकि इस पूरे एरिया में कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती हैं और इस एरिया में कोई बड़ा यूनिवर्सिटी था भी नहीं। तो केंद्र सरकार ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया 2007 में। उसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 आपके संसद के द्वारा पास किया गया 2007 में, और 2007 में ही इसकी स्थापना यहाँ पर आपको की गई। तो ट्राइबल कम्युनिटी हैं या फिर आपके जो भी जनजातीय हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उनसे संबंधित जो भी स्कॉलर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो 2007 में अमरकंटक के अंदर है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, इट्स कॉल्ड द IIITDM इसको बोला जाता है। ये भी एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, IITTDM, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसका वैसे नाम पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नाम से इसका नाम वहाँ पर रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम से रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश के जाने माने फ्रीडम फाइटर थे द्वारका प्रसाद मिश्र, उसके नाम से इसका एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पर आपको किया गया। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द जबलपुर के अंदर। और ये बेसिकली आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो डिज़ाइन और मैनेजमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है आपके IT इंडस्ट्री से लेकर जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। जबलपुर के अंदर है और ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है उसको IIT जो IIIT एक्ट है गवर्नमेंट का, उस IIIT एक्ट के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान डिक्लेयर किया गया। देश में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, IIM एंड NITs, और NITs के अलावा आपके IIIT, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं। तो वो ऐसे संस्थान होते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट में, राष्ट्रीय जो विकास है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पे अदा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, IIIT 2005 में इसका एस्टैब्लिशमेंट आपका होता है। अगला इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1964 में, 1964 में। और 1949 में कमीशन बना था, कमीशन इज कॉल्ड द राधाकृष्णन कमीशन। तो उसकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने बोला था कि प्रदेश में, पूरे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उनकी अनुशंसा पे इन संस्थानों का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे आपका किया गया। ओके, तो 1964 में ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। उसके बाद सेकंड कृषि विश्वविद्यालय फिर से आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है वो फिर से एस्टैब्लिशमेंट किया गया 1980s के अंदर। तो ये दिस इज़ द सेकंड जो ग्वालियर के अंदर लोकेटेड है। और ये दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहली आपके जबलपुर के अंदर और दूसरी जो है आपके ग्वालियर के अंदर यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट की गई। इसका जो ईयर शायद मैं मिस कर गया, एंड आई थिंक इट्स 1997, जो भी होगा मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या वीडियो में ही आपको बाद में यहाँ पर एक स्ट्रिप के अंदर दिख जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। वो थोड़ा सा मैं उसको मिस कर गया हूँ, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की सेकंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की गई। तो दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो मेडिकल साइंसेज हैं, मतलब मेडिकल साइंसेज मतलब आपकी जो आयुर्विज्ञान है या मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी बनाई गई। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, अब अगर अभी आप डॉक्टर्स के पास में जाओगे, जो पुराने डॉक्टर्स हैं जो कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके हॉस्पिटल में आपको भोपाल यूनिवर्सिटी, इंदौर, जबलपुर ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन सरकार ने क्या करा है कि जितने भी मेडिकल की फील्ड है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो आयुर्विज्ञान हो या वो आयुष का हो, तो 2011 में एक अलग से स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई, राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया, जो महात्मा गांधी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो ये मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, इस प्रकार के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस को जो मान्यता है वो इसके द्वारा मान्यता यहाँ पर आपको दी जाती है। मतलब एलोपैथिक और एलोपैथिक के अलावा जो है नर्सिंग या आपके जितने भी आपके यूनानी, आपके आयुष वगैरह हैं, सबके अंदर जो डिग्री दी जाएगी इसी के द्वारा डिग्री यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको मेडिकल साइंस के अंदर जो है वो डिग्री प्रदान करता है। पहले ये डिग्री जो है वो आपके फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा दी जाती थी बिफोर द 2011। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पसीना बड़ा आ रहा है। चलो
ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी जो मेडिकल एजुकेशन के लिए है। ओके, उसके बाद नानाजी देशमुख वेटरनिटी साइंस यूनिवर्सिटी। नानाजी देशमुख आपके जो वेटरनिटी है, ये पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो पशु चिकित्सा के जितने भी कॉलेजेस थे, उन कॉलेजेस की शिक्षा को प्रदान करने के लिए, उनकी एजुकेशन को उनके कॉलेजेस को मान्यता देने के लिए नानाजी देशमुख के नाम से, भारत रत्न नानाजी देशमुख के नाम से एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, जो मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, जबलपुर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 2009 के अंदर स्टैब्लिशमेंट इसका किया गया और जितने भी वेटरनिटी कॉलेज हैं उनको यहाँ पर आपका मान्यता यहाँ पे प्रदान करेगा। 2009 में इसका जो कानून है वो कानून भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पास किया गया। ठीक है, अब ये वेटरनिटी साइंस या फिशरी मैनेजमेंट वगैरह इनके अंदर जो भी एक्सपर्ट डिग्रीज़ हैं वो डिग्रीज़ यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। और उसके बाद इसके जो कॉलेजेस हैं, तो 3 इसके कॉलेजेस हैं, एक जबलपुर में है, एक महू में है और एक रीवा में है। तो 3 इसके इंस्टीट्यूट हैं, इसके खुद के यूनिवर्सिटी के खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं जो वहाँ पर वेटरनिटी के अंदर शिक्षा यहाँ पर प्रदान करते हैं। और उसके अलावा अदर दैन दैट जो है वो कई सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वेटरनिटी के पूरे मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ पर मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ओके, ये तो हुई कुछ यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा रॉबर्टसन कॉलेज है जबलपुर में, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, जिसको अभी महाकौशल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज या आपके गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज और महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। लेकिन इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है कि उस समय पे आपके जबलपुर के जो कमिश्नर हुआ करते थे रॉबर्टसन, उनके नाम से इसका एस्टैब्लिशमेंट 1836 में इसकी जो स्थापना है वो सागर के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के रूप में यहाँ पे की गई। फिर बाद में जो है उसको वहाँ से जबलपुर ले जाया गया। तो उस समय पे FA का डिग्री ये लोग देते थे, फाइन आर्ट डिग्री, आपका जो 12th के बराबर डिग्री होती थी वो FA का डिग्री, फाइन आर्ट का डिग्री वहाँ पर लोगों को दिया जाता था। फिर इसको सागर से जो है वो 1860 में इसको 1873 में इसको जबलपुर में लाया गया। और आज़ादी के बाद जो है इसका नाम चेंज करके फिर आपका महाकौशल यूनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम कर दिया गया। तो उस समय के आपका जो बेंजामिन रॉबर्टसन थे उनके नाम से इसकी स्थापना वहाँ पर की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेजेस के अंदर से एक है। फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, JEC, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पूरा जो एरिया है जबलपुर, सागर और छिंदवाड़ा वगैरह जितना भी पूरा एरिया, वो पूरा एरिया अंग्रेजों के अंडर वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था। तो जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो आज़ादी के पहले एस्टैब्लिशमेंट हुए वो उन्हीं एरियाज़ में आपको मिले। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये देश के 15th सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के अंदर से आपको एक है। 1957 में 15th ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश का। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो समय पे पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो डिग्री है, ET का डिग्री है, वो ET का डिग्री इसके अंदर यहाँ पर आपको प्रदान करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का डिग्री यहाँ पर प्रदान करता था। तो ये 1947 में 15th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और अंग्रेजों के द्वारा जो स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है उनमें से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिशमेंट इसका किया गया। उसके बाद अगला यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब अम्बेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आपको पता ही है कि महू के अंदर उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के बाद, उनके बर्थ के बाद वहाँ पर अभी उसका नाम भी बाद में अभी डॉक्टर अंबेडकर नगर वहाँ पे कर दिया गया। और उनके नाम से सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस या फिर आपके जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए एक बड़े आंदोलन उन्होंने किए, इसके लिए उनके नाम से यूनिवर्सिटी वहाँ पर 2016 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो सोशल साइंस है या सामाजिक विज्ञान है उसके ऊपर बड़े रिसर्च वहाँ पर आपको किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट है, इट्स कॉल्ड द होलकर कॉलेज इंदौर। तो ये भी देश के सबसे प्रीमियर कॉलेजेस के अंदर से आपको एक है, उनके संस्थानों में से। तो ये आपके उस समय के जो राजा हुआ करते थे तुकोजी राव, तो उन्होंने तुकोजी राव पवार हैं, उनकी याद में उनका जो बेटे थे शिवाजी राव होलकर, उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया। तो शिवाजी राव होलकर है, एक बार इंग्लैंड गए, वहाँ पर हमने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आपका कैम्ब्रिज और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपको उन्होंने वहाँ पे देखी। और उसके बाद उनको लगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए, इंदौर में होना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ से आने के बाद अपने अधिकारियों को बोला, क्योंकि कई सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मध्य इंदौर के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करना है और उसके लिए हमको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज के लेवल के जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस हमको चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने फिर वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको फिर इंग्लैंड भेजा और 1894 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। EC चमले जो थे उसके पहले आपके प्रिंसिपल हुआ करते थे और इनका भी सर्च जो है वो 2 साल में सर्च करके बाद अभी अंग्रेज अधिकारी जो हैं EC चमले को लेके आए और उन्होंने पूरा इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया। अभी भी जो स्टार्टिंग में जो इमेज आपको दिखा था, जो आपके
थंबनेल के अंदर आपने देखा था वो एक्चुअली उसी का इमेज वहाँ पे था। तो उस समय पे बिल्डिंग भी बनी थी, बाद में और भी डेवलपमेंट इसके अंदर हुए। तो ये अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे फाइनेस्ट कॉलेज में से एक है। जनरली वो साइंस का डिग्री देता है, होलकर साइंस कॉलेज इसको बोला जाता है। तो अभी तो ये सिर्फ साइंस की डिग्री यहाँ पर प्रदान करता है, लेकिन कट ऑफ जो होता है वो 98-99% तक कट ऑफ इसका जाता है। एंड दिस इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और पहले 1904 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये रिलेटेड था, उससे संबद्ध था, उससे एफिलिएशन था। फिर बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध हुआ, और उसके बाद 1988 में यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, एक स्वायत्त संस्थान यहाँ पर आपको घोषित कर दिया। तो एक स्वायत्त संस्थान के रूप में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की। एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है, इट्स कॉल्ड द MGM मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो ये एज यू नो कि इंदौर के अंदर लोकेटेड है। अब इंदौर के अंदर आपको दो चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, पहला आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ये जो यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग गजरा राज्य को बोलते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है या ये जो कॉलेज है, इसके पहले यहाँ पर एक मेडिकल स्कूल हुआ करता था। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल हुआ करता था। और ये जो नर्सिंग के जो इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग की ट्रेनिंग वगैरह है, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग है या डॉक्टर्स की इनिशियल ट्रेनिंग है, उसके लिए जो इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद इंडिया में आने के बाद जो भी वहाँ से MBBS करके आया है या डिग्री लेके आया है, उन लोगों को यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी इंडिया के एनवायरनमेंट के, इंडिया के हिसाब से। तो वो काम यहाँ पर इसके अंदर होता था। तो पहले इसको किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के नाम से जाना जाता था, और उसी को डेवलप करके, वो स्कूल था, एक नर्सिंग स्कूल और एक मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसको उन्होंने फिर डेवलप करके आपके MGM मेडिकल कॉलेज के रूप में 1948 में, उस समय के जो राजा हुआ करते थे यशवंतराव होलकर सेकेंड, उन्होंने इसको डेवलप किया। क्योंकि इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो ऑलमोस्ट आपके जब जो मध्य भारत नहीं बना था, तो मध्य भारत बनने के कुछ समय पहले इसका स्टैब्लिशमेंट वहाँ पर आपको किया गया था। क्योंकि यशवंतराव होलकर सेकंड जो है एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो पूरी फैमिली ही हमेशा से एजुकेशन को लेकर एक्टिव रही है। तो उन्होंने उस समय पे इसकी जो स्थापना है वहाँ पे करवाई। फिर मध्य भारत बनने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से, महात्मा गांधी की तब तक डेथ भी हो चुकी थी, तो उनके नाम से फिर इसका नाम जो है वहाँ पर आपको चेंज किया गया। ठीक है, और ये आपका इसके पास में एक हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल इज कॉल्ड द MY हॉस्पिटल, महाराजा आपके यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल है, MY हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो जब ये बना था 1955 में, उस समय पे एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसमें से एक हुआ करता था। ठीक है, खैर उसके बाद तो कई सारे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आपके मेडिकल हॉस्पिटल्स बन गए, लेकिन 55 में दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल स्कूल इन द होल एशिया। अभी के टाइम पर नहीं है, अभी तो इससे बड़े बड़े कई सारे जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो आपके MP के अंदर ही बने हुए हैं, या इंडिया में भी आपके बने हुए हैं। अगला इंस्टीट्यूट है, इट्स कॉल्ड द रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये 1952 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, और ये सिर्फ एक मेडिकल आपका मेडिकल कॉलेज है। तो ये एक प्रीमियर एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो ये देश के सबसे प्रीमियर सबसे प्रीमियर एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर एक है। तो 1952 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया, और मध्य प्रदेश भारत के पहले जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई, उनके नाम से इसकी स्थापना वहाँ पर आपको की गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। अगला जो यूनिवर्सिटी है, इट्स कॉल्ड द सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड इंडिक स्टडी। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है, सांची यूनिवर्सिटी उसको बोला जाता है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वैसे ही बुद्धिस्ट की स्टडी के लिए या बुद्ध धर्म की शिक्षा के लिए उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, उसकी स्थापना 2012 में अभी जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और स्पेशली मैत्रीपाना सिरिसेना और कई सारे जो फॉरेन गेस्ट हैं वहाँ पर आए थे। इसका मेन पर्पज़ है कि जो बुद्धिक स्टडी है या बुद्ध से रिलेटेड जो स्टडी है, वो स्टडी भारत के अंदर यहाँ पर आपको करना, बुद्ध के ऊपर रिसर्च करना। क्योंकि बुद्ध के ऊपर रिसर्च करने के लिए तो कई सारे लोग आपके फाहियान और कई सारे लोग सिंह वगैरह भारत के अंदर आए थे सिर्फ बुद्ध के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो ये स्पेशली बुद्धिज़्म के ऊपर स्टडी है, उस स्टडी को करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया है। तो बुद्ध से रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफी है, उसके बाद आपकी ट्रेडिशनल फिलोसॉफी है, उसके जो अलग अलग प्रैक्टिस वगैरह हैं, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसको आप बाद में PDF में पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट, मैंने पॉइंट डाल दिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, इट्स कॉल्ड द गजरा राजे मेडिकल कॉलेज है। आपको सिर्फ ईयर याद रखना है कि 2012 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और रायसेन के अंदर, सांची के
अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। प्लेस भी बता देता हूँ मैं, वैसे पता होगा आपको। तो गजराजा मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश का पहला एक फॉर्मल मेडिकल कॉलेज है। 1946 में 1946 में इसकी स्थापना की गई। इट्स कॉल्ड द GRMC, गजराजा मेडिकल कॉलेज के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट था 1946 में ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा इसकी स्थापना वहाँ पे की गई। और मेन इसका जो पर्पस था कि जो एजुकेशन है मध्य प्रदेश में, उस एरिया में, ग्वालियर स्टेट के अंदर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल जो कॉलेज हैं उसकी स्थापना किया जाए। तो उसको लेके 21 नवंबर 1945 को लॉर्ड वेवल, जो समय पर भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो भारत आए थे और वो मतलब आपके ग्वालियर आए थे और ग्वालियर में आके उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एंड इट बिकेम द 17th मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। भारत का उस समय का 17वां मेडिकल कॉलेज वहाँ पर आपका बना था। ठीक है, 1946 में फिर शिवाजी राव सिंधिया जो थे, वो जो राज प्रमुख बाद में बने और ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने इसका स्थापना जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे उस समय आपका किया था। ठीक है, तो ये एक फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल कॉलेज के लिए इस्टेब्लिश हुआ और अभी भी गजराजा जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा ग्वालियर में एक और कॉलेज था, तो कॉलेज इज कॉल्ड द सिंधिया कॉलेज। अब ये जो कॉलेज था ये बेसिकली आपके एक स्कूल हुआ करता था, इसको सिंधिया स्कूल बोला जाता था। तो ये उस समय पे जो माधवराव सिंधिया हैं, माधवराव सिंधिया फर्स्ट, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके दादाजी हुआ करते थे, उनके ग्रैंडफादर हुआ करते हैं। माधवराव सिंधिया जो थे उनके फादर थे। तो उन्होंने उनके फादर भी नहीं, उनके जो भी उनके फैमिली के ही थे। तो एक तरीके से माधवराव जो सिंधिया थे उनके ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे जिनकी डेथ हो गई। तो उनको ये माधवराव सिंधिया फर्स्ट हैं। तो उन्होंने ग्वालियर के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया 1897 में। एंड दिस इंस्टीट्यूट इज अर्लियर नॉन एज सरदार स्कूल। ठीक है, अब सरदार स्कूल इसलिए कि वहाँ पर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, बड़ी फैमिलीज़ के जो लोग बच्चे थे, वो बच्चे वहाँ पर आपको पढ़ने आते हैं। इसके एल्यूमिनी के अंदर आपके अनुराग कश्यप, आपके जो सलमान खान, अरबाज खान और एक कौन शोएब खान है, शोएब खान नाम है ना, जो भी नाम है उसका, तीनों भाई वो हैं। और भी कई सारे बड़े बड़े जो गण्यमान्य लोग हैं वो इस स्कूल के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ते हैं। तो 1933 के अंदर इसका नाम चेंज करके सिंधिया स्कूल वहाँ पर आपको किया गया। अरबाज खान, अनुराग कश्यप, माधवराव सिंधिया खुद, नटवर सिंह जो भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर भी थे और IFS थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर थे। तो वो ऐसे लोग इसके अंदर यहाँ पर आपको पढ़े हैं। ठीक है, अगला जो स्कूल है इट्स कॉल्ड द दिल्ली कॉलेज। अब दिल्ली कॉलेज इस्टेब्लिश इन द इंदौर, और ये जैसा सिंधिया स्कूल था वैसे ही इंदौर के अंदर जो ईस्ट राजकुमार जो पूरा एरिया था, इस पूरे एरिया का, तो इस पूरे एरिया के जितने भी राजकुमार वगैरह थे, जितने भी प्रिंसेस थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे वगैरह थे, वो सब लोग इसके अंदर यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको आते थे। तो 1870 में सर हेनरी डेली हैं, जो उस समय के बड़े ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे किया। एंड 1876 में इसका नाम चेंज करके ईस्ट राजकुमार कॉलेज जो है वो नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब हेनरी डेली की डेथ हुई तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके दिल्ली कॉलेज वहाँ पर आपको कर दिया गया। और अभी भी ये एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इंदौर के अंदर, जहाँ पर बहुत ही एक रॉयल फैमिली के या बड़ी फैमिली के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। खैर आजकल तो राइट टू एजुकेशन का ज़माना है, तो 25% गरीब लोग भी वहाँ पर पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो इंदौर के अंदर यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश है और अभी भी एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद अगला जो स्कूल है इट्स कॉल्ड द हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर। तो ये जो था ये भी 1835 में जो लॉर्ड लिंकिंसन थे, जो इस एरिया के अंग्रेज अधिकारी थे, जो भोपाल जो स्टेट था, तो भोपाल स्टेट के अंदर एक रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पुराने स्कूल्स में से एक था। 1835 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो वर्नाकुलर स्कूल के लिए, वर्नाकुलर मतलब होता है आपकी देशी भाषा के लिए, तो उस समय पे भारत में 4 वर्नाकुलर स्कूल ओपन किए गए थे, जिसमें से एक अजमेर में था, एक सीहोर में था और दूसरे 2 कहीं और थे। ऐसे करके 4 वर्नाकुलर या देशी भाषा के, मतलब हिंदी या उर्दू है, उसको पढ़ाने के लिए इनकी स्थापना की गई। अब यहाँ से भी कई सारे एल्यूमिनीज हैं। सर हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस बने, शंकर दयाल शर्मा जो बाद में भोपाल के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, जस्टिस वांचू हैं जो मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे और फिर चीफ जस्टिस भी रहे। तो ये सभी लोग वहाँ से आपके उस स्कूल से वहाँ पे पढ़े हैं। और बाद में फिर जब ये स्कूल बाद में बंद हो गया तो जो भोपाल की जो निज़ामत थी, उस निज़ामत का हेडक्वार्टर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। फिर कुछ समय बाद फिर से स्कूल ओपन किया गया और अभी शायद ये बंद है या शुरू है नहीं पता। तो 2007-8 तक जो स्कूल चल रहा था, बाद में शायद इसको वहाँ पर आपको बंद करके या किसी दूसरे स्कूल के अंदर इसको यहाँ पर आपका मर्ज कर दिया गया। तो ये तो हुए सब गवर्नमेंट और दूसरे इस प्रकार के इंस्टीट्यूट। अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग से मध्य प्रदेश में कानून
कानून बना है जहाँ पर जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको स्पेशल मान्यता दी गई, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी ने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रिकॉग्निशन वहाँ पर आपको दिया हुआ था। तो उसको लेके मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून बना, द कानून इज कॉल्ड मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आपका स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007। तो 2007 में कानून आया और इस कानून के अंदर जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी जो भी गाइडलाइन वगैरह है, उनकी जो मान्यता वगैरह संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर आपको की गई हैं। तो सबसे पहले जो एक जेपी करके इंस्टीट्यूट था, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुना, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, ऐसे कई सारे और भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो ओरिएंटल इंदौर भी हो और अब तो अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर में है। अब तो तकरीबन 35 से 40 अलग अलग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको इस्टेब्लिशमेंट है। खैर इसकी पूरी लिस्ट मुझे मिल नहीं पाई, अगर मिलती तो मैं डाल देता। ठीक है, ये एक मैप के अंदर भी दिखाया गया, खैर ये काफ़ी पुराना मैप है तो इसको इग्नोर करो। ठीक है, अब ये तो हुए आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो 2007 के कानून के द्वारा उनका इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर आपको किया जाएगा। अदर देन दैट उसके अलावा कई सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, स्वायत्त संस्थान है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो IIFM भोपाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 1982 में 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसका जो मेन रीज़न था वो फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च करने के लिए किया गया, क्योंकि ये जो पूरा ट्रॉपिकल एरिया है आपके भोपाल और उसके आसपास का एरिया, तो यहाँ पर स्पेशली जो एग्रीकल्चर रिसर्च है या आपकी जो शिक्षा की रिसर्च है उस रिसर्च के ऊपर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे किया गया। एंड ये जो आपका जो देहरादून के अंदर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो देहरादून का जो इंस्टीट्यूट है उसी के आधार पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो जलवायु मंत्रालय है उसके अंतर्गत यहाँ पे आता है, और स्वीडिश जो इंटरनेशनल अकेडमी है उसकी मदद से इसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 में यहाँ पर आपको किया गया। तो ये जो फॉरेस्ट के अंदर जो रिसर्च है, फॉरेस्ट के अंदर जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत का। ठीक है, दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो आपके देहरादून के अंदर वहाँ पर आपको इस्टेब्लिश है, और इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है वो आपके चार्ल्स कोरिया और उनके जो टीम के लोग थे अनंत राजे, इन लोगों ने इसका पूरा जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट उसका किया गया था। ठीक है, और पूरा जो डिज़ाइन है तो आपके मांडू का जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं आपके हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनसे उसको पूरा इंस्पायर होकर बनाएगा। प्रगति मूलम प्रकृति, ये उसका ऋग्वेद से उसका जो एक टैगलाइन है वो टैगलाइन यहाँ पे लिया गया है। अगला इंस्टीट्यूट है इट्स IIM इंदौर। 1996 में 1996 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और ये देश का छठा IIM था। तो शुरुआती सालों के अंदर जो IIM जब इस्टेब्लिश हुए तो शुरुआती सालों में मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और ये ऐसा यूनिवर्सिटी था। फिर बाद में उसने दुबई और UAE वगैरह जो है वहाँ पर भी अपने कॉलेजेस वहाँ पर इस्टेब्लिश किए। तो फुल टाइम रेसिडेंशियल कॉलेज वहाँ पर देता है। UAE के अंदर आपके रास अल खैमान करके एक जगह है, 2011 में वहाँ पर इसकी एक ब्रांच ओपन हुई, खैर वो चली नहीं, उसको उनको बंद करना पड़ा। ओके, उसके अलावा NIRF के अंदर भी उसको अच्छी खासी रैंकिंग, A+ का रैंकिंग वहाँ पर आपको मिला था। उसके बाद IIT इंदौर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। तो 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इट्स सिंपल IIT कॉलेज, सिंपल नहीं, IIT इज़ IIT, बट 2009 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक समय पे मध्य इंदौर जो है वो भारत का इकलौता ऐसा शहर था जहाँ पर IIT और IIM दोनों इस्टेब्लिश हैं। बाद में रायपुर और भी कई सारे जगहों पे वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद मैनिट भोपाल है। तो ये कॉलेज जो था ये भी एक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश का, जो इंजीनियरिंग का कॉलेज है। पहले इसको MSCT के नाम से जाना जाता था। MSCT इज कॉल्ड द मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट था ये एक तरीके से एक समय पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज हुआ करता था। फिर बाद में इसको NIT बनाया गया। NIT इज कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हर राज्य के अंदर एक NIT होता है। ठीक है, तो उस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इसको मैनिट भोपाल बनाया गया। एंड दिस इंस्टीट्यूट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिसको IIT नहीं मिलता है तो फिर NIT में आना चाहता है। तो NIT एक्ट के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1960 में जो MSCT है इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर आपका किया गया था। फिर बाद में इसको NIT यहाँ पर आपको बनाया गया। फिर NIFT भोपाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल। तो ये फैशन टेक्नोलॉजी के लिए या फिर आपके जो भी फैशन विद्या है, आप जो भी आप बोलोगे फैशन तकनीक वगैरह है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया 2008 के अंदर। और ये MP जो भोज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसके कैंपस के अंदर वहाँ पे फंक्शन करता है। तो ये बेसिकली आपका जो कपड़ा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उसके अंतर्गत NIFT भोपाल 2008 के अंदर इसकी स्थापना वहाँ पर आपको की गई। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल के अंदर है। तो ये बेसिकली जो टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग है, तकनीकी शिक्षा, जो तकनीकी जो टीचर्स होते हैं या आपके इंजीनियरिंग कॉलेज या उनके टीचर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे उसका किया गया। ठीक है, तो ये टीचर ट्रेनिंग के लिए है। अब इसका ईयर मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका ईयर बता देना, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे भी इसका ईयर नहीं है और नेट पे कहीं पर इसका ईयर नहीं है। उसके बाद अगला जो है, इट्स कॉल्ड द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, योजना एवं वास्तुकला संस्थान। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये अर्बन प्लानिंग के लिए, शहरी जो प्लानिंग है उसके लिए डेवलप किया गया कि शहरों में किस प्रकार की प्लानिंग्स होना चाहिए, किस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं वो शहरों में आपके एस्टैब्लिशमेंट हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी सीवरेज हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे स्थापित हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया एंड दिस इज़ द फॉर द अर्बन प्लानिंग, शहरी जो भी प्लानिंग है उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट किया गया। और ये फिर आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, आपका जो शहरी विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट वहाँ पर आपको आता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश भारत के अंदर सबसे जो आपके प्लानिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के अंदर से यहाँ पर आपको एक है। उसके बाद अगला इंस्टीट्यूट है, इट्स कॉल्ड द श्री गोविंद सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इट्स कॉल्ड द GSITS। तो 1952 के अंदर इंदौर में इसकी स्थापना की गई। और ये जो संस्थान था ये उस समय पे अभी भी मतलब आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो होती है उनकी पहली चॉइस होती है, जो लोकल लेवल पे करना चाहते हैं या जिनको IIT वगैरह नहीं जाते। तो आजकल IIT में भी इसको अच्छी खासी रैंक मिल जाती है। तो अच्छे खासे लेवल पे जो स्टूडेंट हैं वो IIT से उसको, जो IIT JEE होता है उससे उसको सेलेक्ट करते हैं। 52 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ गोविंद सेक्सरिया के नाम से, और 1989 में ही इसको जो ऑटोनोमस संस्थान है, एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो इंदौर में है। उसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड आपका स्टडीज़ है, तो ये आपके 1995 के अंदर जबलपुर के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये जेवियर जो कॉलेज है आपका कलकत्ता में, कलकत्ता का सबसे फेमस कॉलेज है जेवियर, उसकी एक ब्रांच यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है। तो एक प्राइवेट कॉलेज के रूप में है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके अगला जो कॉलेज है भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जिसको BSS बोला जाता है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1972 में जो वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, डॉक्टर आपके यूगिन डिसूजा, उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। और ये उस समय पर आर्कबिशप वो भोपाल हुआ करते थे। तो इसका मेन पर्पस वही है कि बच्चों को कॉलेज एजुकेशन वगैरह ये वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना। तो सोशल साइंस के अंदर BA BCom वगैरह का जो डिग्री है, अब तो और भी कई सारी डिग्रीज ये प्रदान करते हैं, लेकिन इनिशियली सिर्फ सोशल साइंस की डिग्री ये लोग प्रदान किया करते थे। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, इट्स कॉल्ड द भोज ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका जो मेन उद्देश्य था कि प्रदेश के अंदर जो भी एजुकेशन है, जो डिस्टेंस लर्निंग है, जो दूरस्थ शिक्षा है, उस दूरस्थ शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए, तो फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने क्या करा कि इग्नू इस्टेब्लिश हुआ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसी लेवल पे हर राज्य के अंदर एक ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, जो दूरस्थ शिक्षा है, जो उसमें एडमिशन लेंगे, स्कूल वगैरह के अंदर एडमिशन लेंगे और फिर वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम देके अपना एग्जाम वहाँ पर आपको क्लियर कर सकते हैं। तो 1986 में आपका नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आया था उसके अंतर्गत फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका किया गया। और 1991 में आपको स्टेट असेंबली ने इसका कानून पास किया, इट्स कॉल्ड द मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी MPBOU। और ये दूरस्थ शिक्षा के अंदर शिक्षा यहाँ पर आपको प्रदान करता है। अगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट मैंने उसको डाल दिया, मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला मध्य प्रदेश का स्किल बेस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ स्किल के ऊपर काम करता है। ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्किल ट्रेनिंग वगैरह देता है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो दिस